अब देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये वाली जो बात कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। इसमें हमें लास्ट पैराग्राफ ये देखना है कि वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहा वेरियस कंट्रीज़ का, लेकिन सबसे प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा भयंकर लेवल पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जिस चीज़ का रहा और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मटेरियल सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये देखो, ये वाली बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बता दी थी ना कि सबसे ज़्यादा चीज़ें बोरो इसी से करी गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस आउट ऑफ ऑल द बोरिंग्स पैच वर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से रहा है। ठीक है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का याद रखना। अभी हमने ऊपर इसको क्या नाम दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? फिलोसफिकल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट है या पॉलिटिकल पार्ट है? क्या है? स्ट्रक्चरल पार्ट है। ये मटेरियल सोर्स भी है, ये वर्ड याद रखना, क्योंकि पेपर के अंदर किसी पेपर के अंदर अगर ये वर्ड आ गया तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो नहीं सुना यार। लक्ष्मीकांत वर्ड टू वर्ड याद करनी है। उसके बाद भी मैं ये बोलता हूँ सबसे कि आपकी 92 to 97% एक्यूरेसी आ जाती है लक्ष्मीकांत पढ़ने से। 100% इसलिए नहीं हो पाती है, लक्ष्मीकांत के साथ साथ लोग गवर्नेंस नहीं पढ़ते। अब इसलिए नहीं पढ़ते, मटेरियल ही नहीं होता। लक्ष्मीकांत की दूसरी गवर्नेंस वाली बुक आती है, उससे गवर्नेंस कवर नहीं हो पाती। हम एडिशनली करेंगे गवर्नेंस वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तो जो फेडरल स्कीम है, जुडिशरी है, गवर्नर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स है, पब्लिक सर्विस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी अभी हमने जैसे पीछे देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली गई है। और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्या, हमने तो सारी कंट्रीज़ का देख डाला और आपको बस लर्न करना रह गया। तो मैंने बोला था ना 35 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक लाइन और बोल रहा है उसकी तारीफ में, अलविदा लेने से पहले, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरा का पूरा जो भारत का संविधान अगर मान लो कि इतना बड़ा है, तो मोर देन हाफ लगभग इतना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है लगभग जितना मैंने ये मार्क कलर कर रखा है, ये बिल्कुल मिलता जुलता है या एक तरीके से मिरर इमेज ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की। आप समझ सकते हो कि कितना करा गया था। और इसको नंबर से अगर लिखना हो तो आप वो पीछे से लिख सकते हो कि 250 से ज़्यादा प्रोविजंस हमने इससे बोरो करी हैं। लेकिन बात इससे तो बनती नहीं है सर, क्या क्या करी हैं वो ये भी लिखना पड़ता है। डिटेल में लिखने के लिए चैप्टर 1 की तरफ हमें जाना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने क्या क्या लिया, क्या क्या बोरो करा, वो जाना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन वो यहाँ पर अभी करने का फ़ायदा नहीं है। बहुत ही जल्द आपको पता ना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपकी जो जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करवा रहा हूँ 12th की जो दूसरी पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक है, वो जैसे ही मैं करवाऊँगा आपको, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उसी के साथ करवा दूँगा। डोंट वरी, आपका वो हो जाएगा वहाँ से। और ये जो 9th पॉइंट लिख रखा है, तो डोंट वरी, ये पीछे ऐसे ही है, बकवास है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। 9th है वही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बृज किशोर शर्मा की बुक से इन्होंने वाला पॉइंट बोरो करा है, तो ये वाला पॉइंट आप काट सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, 2 फीचर्स कंप्लीट कर लिए। क्या किसी को कोई भी दिक्कत है? ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो, किसी अंग्रेज़ी की टर्म में दिक्कत लगी हो, अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट और रह गया हो? शैली, जैसे आपका डाउट है कि ब्रिटेन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन फिर भी हमने उससे बोरो कैसे कर लिया। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। उनसे कैसे बोरो करा जाता है ये हम लोग मेंस में जानेंगे। ठीक है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मिश्रण, एक मिक्सचर देखने को मिलता है। ठोस भी है और प्लास्टिक भी है, मुड़ भी जाता है आराम से, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मुड़ते नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस ना जनरली क्लासीफाई करे जाते हैं, संविधान ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं डगमगाते। संसार इधर से उधर हो जाए, हवाएं बवंडर, आंधी तूफान चल पड़े, ये चीज़ चेंज नहीं होगी भाई साहब। मर जाओ, पब्लिक प्रोटेस्ट कर लो, आर्मी बुलानी पड़े, जनता में सबको मारना पड़े, ये तो चेंज नहीं करेंगे। करते रहो विरोध प्रदर्शन, बैठे रहो हाईवे पे। कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल, जी हाँ, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आज़ादी के पहले, आज़ादी के टाइम पर वक्त, जज्बात, हालात अलग थे, अब अलग है। अब वक्त आ गया इस चीज़ को चेंज करने का, जिसको हम लोग संवैधानिक लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, अंग्रेज़ी में अमेंडमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बात है, हम दोनों तरीके के हैं।
जैसे हिंदुस्तानियों का स्वभाव होता है वैसे ही हमारे संविधान का स्वभाव है कि अपना घर है तो बॉस सिस्टम में सब कुछ चाहिए, ये कहाँ है मेरा, वो कहाँ है, मेरे रूम से चीज़ें क्यों हटाते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। लेकिन अच्छा बन के भी तो दिखाना पड़ता है ना जब किसी के घर जाते हैं। कोई बात नहीं, अब इनके घर आए हैं एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना घर नहीं है, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिल पाएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है कभी कभार, कौन सा लाइफ टाइम है ये। बस आप फ्लेक्सिबल भी हो, इसका मतलब रिजिड भी हो। सेम हमारा संविधान ऐसे बिहेव करता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, पहले हम लोग एक एक डिफरेंस आते हैं, जिसको अमेंड करने के लिए ना या तो वो होता नहीं है, और होता है ना एक बहुत ही ज़्यादा कठोर, मुश्किल और स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है उसके अमेंडमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पढ़ा था आपने, कितने आर्टिकल्स हैं शुरू से लेकर अभी तक? शुरू से लेकर अभी तक 7। और 18th सेंचुरी में आज़ाद हुआ था अमेरिका ब्रिटेन से, लगभग 1770 ऐसी कुछ डेट है इसकी, 1776 1779 डेट है, तब आज़ाद हुआ था। अब मुझे भी बता, इतने सालों में 2022 तक इसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्या संविधान को मोल्ड करने की, चेंज करने की? पड़ी होगी, लेकिन प्रोसीजर बहुत टफ है ना, इसलिए नहीं हो पाया। तो चलो फिर बात करते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। फ्लेक्सिबल संविधान ऐसा होता है कि जहाँ पर अगर आपको अमेंडमेंट करना है कुछ कुछ चीज़ों का, तो छोटी मोटी इक्की दुक्की चीज़ों का अमेंडमेंट करने के लिए आपको बहुत स्पेशल प्रोसीजर, कोई ताम झाम, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाने पड़ते हैं। वो बिल्कुल उसी मैनर में हो जाता है चेंज संविधान, जैसे ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं वैसे ही सिंपल प्रोसीजर से हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमने ये देखा भैया, इंडिया शुरू से डाइवर्स कंट्री, इंडिया जो पूरे दुनिया में, संसार में कहीं नहीं होता, वह हिंदुस्तान में होता है। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा यार, जिन परिस्थितियों में हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है ना, और जब इसका संविधान बन रहा है, अंग्रेज जा रहे हैं 200 साल के रूल के बाद ऑलमोस्ट, उससे पहले प्रिंसली स्टेट्स थे, और प्रिंसली स्टेट्स तो आज़ादी के टाइम पे भी थे, मुगल लोगों का रूल रहा, दिल्ली सल्तनत का रहा, और मतलब इंडिया शुरू से तितर बितर है। तो आगे जाके कहीं मतलब कुछ और उथल पुथल ना हो जाए, तो हम दोनों ऑप्शन दे देते हैं। कुछ चीज़ों को तो ऐसे बना देते हैं कि आने वाली पीढ़ी चाहे भी तो ये जनता से छीन ना पाए, लोगों का मतलब ऐसा ना हो कि भला होने की जगह बुरा हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे कर देते हैं कि अभी जब हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, जो उस ज़माने का हिंदुस्तान होगा, जब वो दुनिया की उन वास्तविकताओं से जूझ रहा होगा, लड़ रहा होगा, उन प्रैक्टिकलिटीज़ को, उन कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को देख रहा होगा, तो हम उनको ऑप्शन देते हैं, जाओ, जा सिमरन जा, तुझे आज़ाद कर दिया, और अभी मत यूज़ करियो इस सिमरन, इस पावर को, फ्यूचर में कर लियो इसको। ये बोला संविधान निर्माताओं ने। तो हमने क्या करा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों ही चीज़ें हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसा भी कह सकते हो, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी, और ये भी कह सकते हो ना ही वो कंप्लीटली रिजिड है, ना ही वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, बट वो दोनों का मिश्रण है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंथेसिस या मिक्सचर भी लिख सकते हो। ठीक है। अब हमारा जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में दे रखा है। आर्टिकल 368 ये बोलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें चेंज करना है संविधान में, तो 2 प्रकार से अमेंडमेंट हो सकती है। अशप्रीत, आई थिंक यू कैन रिकॉल, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, है ना? लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, और यहाँ पर पढ़ने से कुछ होगा भी नहीं, मतलब ये 2 पॉइंट्स को मैं पहले ही बता दूँ, ये एक अमेंडमेंट हमारा चैप्टर है, बहुत डिटेल में मैं करवाने वाला हूँ, लगभग 1 हफ्ता लगा के मैं अमेंडमेंट पूरी तरीके से समझाऊंगा। फिर आपको ये जो लड़ते रहते हैं टीवी पे ना, जो बिल आते रहते हैं, फिर उनमें से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई। और एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, यूट्यूब की फैन फॉलोइंग छोड़ दो, विजन आईएएस के ओपन सेशन वगैरह ये सब मत देखा करो, किसी से कुछ सीखने की अभी ज़रूरत नहीं है। जिसके ओपन सेशन दिखाने होंगे मैं खुद दिखा दूंगा। पहले स्टैटिक सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर लो। ओपन, चलो ठीक है, तुम्हें कोई बोल रहा है ओपन सेशन में ये चीज़ें कर लो, तुम्हें वो आती कहाँ है वो चीज़ें? अभी पहले सब्जेक्ट तो करो, तब तो करोगे वो चीज़ें। अभी सारे स्टैटिक सब्जेक्ट जब तक कंप्लीट ना हो जाए, तुम लोगों के वर्ड्स मतलब मुंह जुबानी याद ना हो जाए, सारी तरह की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी तरह की, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अपना इन्वायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट जब तक कंठस्थ ना हो जाए, और उसके साथ एक एडिशनल ब्रह्मास्त्र 6 से लेकर 10th तक की साइंस की एनसीईआरटी का बायो का पोर्शन, बायो जिसमें सिर्फ बायोलॉजी होती है, जब तक ये कंठस्थ ना हो जाए तब तक तो हाथ भी मत लगाना किसी चीज़ को। यूट्यूब को तो भूल ही जाओ, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, 1.5-2 साल के लिए किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप
अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बनवा रहा हूँ। कैसे बनेगी? अपने आप बन जाएगी अगर पढ़ते चलोगे तो। जितना टाइम अगर 30 मिनट्स 20 मिनट्स 15 मिनट्स किसी की वीडियो देखने पे लगा रहे हो ना, वो टाइम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर रहे तो अमेंडमेंट ही याद कर लो, आगे की 5 याद कर लो, काम ही आ जाएंगी। वैल्यू एडिशन करते रहा करो, कुछ ना कुछ कुछ याद, ट्रैवलर्स के नाम ही याद कर लो जो आए थे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के अंदर। बुक्स ही याद कर लो जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लिखी गई थी। ये वैल्यू एडिशंस कर लो, फालतू चीज़ों में टाइम मत बताओ। और करंट अफेयर तो बिल्कुल भूल ही जाओ, वो अभी नहीं, वो मेरे को जब स्टार्ट कराना होगा मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करा दूंगा, मैं उसको विजन की मैगजीन पूरी स्टार्ट करा दूंगा, तो आप में वो गिल्ट नहीं रहेगा कि करंट अफेयर नहीं चल रहा। पॉइंट पता है कितना सिंपल है, देखो बताना ये चाह रहा हूँ। 2013 में इस एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ था, खुद सोच के बता दो। 2021 तक के सारे टॉपर्स को तुम ऑल इंडिया रैंक 1 को तुम बिठाओ, अब उनसे करवाओ 2023 का प्रीलिम्स या पहला पूरा यूपीएससी का प्रोसीजर। अब मुझे बता दो रैंक 1 कौन? इस चीज़ को इतनी गहराई से देखा करो कभी कभार। किसी की फैन फॉलोइंग में रखा, अरे वो बन गए अपने ज़माने में रैंक 1 बन जान, तो तुम्हारा क्या लेना देना? ना तुम्हारे घर आके वो तुम्हें कभी मदद कर जाएंगे तुम्हारी, ना तुम्हें उनसे कुछ मांगना है। अपनी जर्नी बनाओ ना, क्यों किसी से इंप्रेस होते हो? तुम अपने रैंक 1 बनना, तुम अपने टाइम पे लोगों को बताना कि भैया मैंने ये करा था। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आज से मुझे नहीं पता कि 5 साल 6 साल के बाद ये चीज़ें काम करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन मेरे लिए कर गई। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि ये स्टैटिक पोर्शंस को अगर आप ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तमिलनाडु और एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मिलाकर, और ऐसे एनालिसिस करके प्रिपेयर कर लो, तो आपका यूपीएससी में नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ स्टैटिक पोर्शन हावी होता है वहाँ का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आर्टिकल 368 की हम लोग बात कर रहे थे। कुछ जो प्रोविजन है आर्टिकल 368 ये कहता है दे कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी हमें चाहिए पड़ती है पार्लियामेंट की, यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए पड़ती है सभी मेंबर्स की, दोनों हाउसेस के, जो कि प्रेजेंट हो और वोट करने के लायक हो, और इसके साथ साथ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। याद रखना, वैसे प्रोसीजर समझाऊंगा, अभी वैसे भी समझ में नहीं आएगा। 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 लोकसभा के मेंबर्स जो कि प्रेजेंट हो और डिसक्वालीफाई ना करे गए हो, वोट करने के लायक हो। 2/3 हमें चाहिए होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स जो कि प्रेजेंट हो और डिसक्वालीफाई ना करे गए हो, प्रेजेंट होने के साथ साथ उनके ऊपर कोई डिसक्वालिफिकेशन ना हो वो। इसके साथ साथ ये 2 चीज़ें प्लस हो गई। तीसरी चीज़ क्या, ये लिखा हुआ ना एंड, ये एंड बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़, ठीक है। ये एंड लोग जो भूल जाते हैं ना, बस ये समझ जाओ अटेम्प्ट उनको भूल जाता है अगर क्वेश्चन कभी अमेंडमेंट से आ जाता तो। प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, हमें मेजोरिटी चाहिए होती है टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप कितनी? 550 लोकसभा की हमें मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी, और राज्यसभा में जो 250 मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी, प्लस के साथ ये प्रोसीजर फुलफिल होना जरूरी है। कैसे होता है अभी नहीं समझ पाओगे, बहुत कैलकुलेशन है इसके अंदर, एक बार समझाऊंगा एक टेक्निक से। अमेंडमेंट की चैप्टर का वेट करो, लेकिन मैंने झलक यहाँ पर दे दी है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि कोई रॉकेट साइंस है। 2/3 लोकसभा के मेंबर जो कि प्रेजेंट हो और वोट करने के लायक हो, 2/3 राज्यसभा के मेंबर जो कि प्रेजेंट हो और वोट करने के लायक हो। इसके साथ साथ एक कंडीशन है प्लस वाली, प्लस यानी कि केस 1, केस 2 प्लस केस 3। केस 3 क्या? टोटल मेंबरशिप जो है ईच हाउस की। लोकसभा में भैया 550 के लगभग लोग बैठते हैं, राज्यसभा में 250 के लगभग। अब टोटल मेंबरशिप कैसे देखी जाती है? प्रेजेंट टाइम पर लोकसभा में कितने सांसद हैं, राज्यसभा में प्रेजेंट टाइम पे कितने सांसद हैं, उनकी मेजोरिटी। अब मेजोरिटी कितना होता है? हमेशा किसी भी चीज़ का मेजोरिटी होता है 50%, तो टाई हो जाती है कोई भी चीज़। 50% प्लस 1, यानी कि अगर मैं इसका राज्यसभा को ले लूँ, 250 का आता क्या? 100, 50 का आता क्या? 125, यानी कि 125 प्लस 1, 126 मेंबर्स की मंजूरी मुझे जरूरी। ऐसी राज्यसभा को ले लो, लोकसभा को ले लो। 500 का आता क्या? 250, 50 का आता क्या? 25, 275 प्लस 1, यानी कि 276 यहाँ पर जाकर बनेगा मेजोरिटी, और राज्यसभा में बनेगा 126 मेजोरिटी। ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये पहली कंडीशन है।
और ये सुनने में कैसी लगी? इजी थी कि टफ थी? बताओ, इजी थी कि टफ थी? ये टफ थी भाई, प्रैक्टिकल बोलो। इजी है, कौन बोल रहा है इजी है? इजी है, ये टफ है ना? ये टफ है। ये जो टफ प्रोविजंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स को अमेंड करना होता है, सेंसिटिव पार्ट्स को, उसके लिए यूज़ करी जाती है बस। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल था ना, तो मतलब टेक्निकल चीज़ों को ठीक करने के लिए करी जाती है। दूसरी तरह की अमेंडमेंट, सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पूरे पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी आप ले लो, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनकी स्पेशल मेजोरिटी ले लो, विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। इसके साथ एक कंडीशन और होती है प्लस, जो मंजूरी है वो आपको टोटल जितने राज्य हैं हमारे देश के अंदर, उनके एटलीस्ट टोटल राज्यों के 50% विधानसभा से मंजूरी लेना जरूरी है। 50% विधानसभा टोटल। अब हमारे देश में अब तो प्रोसीजर ठीक हो गया, पहले जब 29 राज्य थे ना तब दिक्कत आती थी 50% करने में, अब तो लेकिन प्रोसीजर ईजी हो गया। 28 स्टेट है ना, 14 स्टेट्स की एटलीस्ट विधानसभा उस बिल को मंजूरी देते हैं। ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट चीज़ों को अमेंड करने के काम आता है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सेंसिटिव है, क्या नहीं है, वो टॉपिक्स हम लोग जानेंगे। जस्ट वेट फॉर द अमेंडमेंट चैप्टर। थोड़ा सा झलक मैं देता जा रहा हूँ ताकि आपका बेस बनता चला जाए। लास्ट पैराग्राफ, एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जिसके लिए आपको ये ताम झाम और इतना तिगड़म करने की जरूरत नहीं है। दे कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट की कैसी होती है सिंपल मेजोरिटी? जिस प्रकार से ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं ना लेजिस्लेचर के द्वारा, बस वैसे ही ऑर्डिनरी प्रोसीजर से जैसे कानून बनते हैं, लोकसभा ने पास करा, वो राज्यसभा के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन करा, हो गया। ऐसे ही इस प्रोसीजर के, इजी प्रोसीजर के थ्रू अमेंडमेंट भी हो जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो इजी वाली अमेंडमेंट्स होती हैं ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है। आर्टिकल 368 के अंदर जो क्लॉज ए है, जो ऊपर वाला आपने पॉइंट देखा, और क्लॉज जो बी है, ये थोड़े से सेंसिटिव और टफ पार्ट्स को अमेंड करने के लिए प्रोसीजर है। क्योंकि आप देखो ना, एक में भैया 50% एटलीस्ट हमें विधानसभा की मंजूरी चाहिए, एक में तो भैया ये तिगड़म ही समझ में नहीं आ रही, ये क्या लिखा हुआ है कि 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा, मोर देन 50% लोकसभा, मोर देन 50% राज्यसभा। दिमाग घूमने वाली चीज़ है ये, तो करना तो और भी मुश्किल है। तो वही चीज़ है। तो मुश्किल पार्ट्स को करने के लिए मुश्किल प्रोसीजर, इजी पार्ट्स को करने के लिए इजी प्रोसीजर। इजी प्रोसीजर पार्ट नहीं है 368 में। 368 ये कहता है पहले बेस कवर करके आओ, एनसीईआरटीज पढ़ के आओ, तब मुझे हाथ लगाना। ये आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 हर किसी को छूने नहीं देता अपने आप को। चलो, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ना फेडरल सिस्टम स्टैब्लिश कर रखा है, यानी कि पावर डिवाइडेड है सेंट्रल स्टेट के बीच में। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन, जो कि फेडरेशन के फीचर्स होते हैं। डोंट वरी, अब यार क्या कहूँ मैं तुमसे, लक्ष्मीकांत में इसका भी सेपरेट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा बताया गया है फेडरल, यूनिटरी एंड नॉन यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन मतलब क्या, पावर किस प्रकार से डिवाइडेड है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। फेडरेशन मतलब क्या, उस चैप्टर के अंदर ना क्या होता है कि ब्लैक वाली हेडिंग्स हैं, ये वाली जैसी हेडिंग बन रखी है ना, 2 गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर, ये हेडिंग है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। वो तो चलो मेंस का कंटेंट हो गया। लेकिन अगर तुम्हें कोई पूछे कि इंडिया के यूजुअल फीचर्स क्या है फेडरेशन के, हाउ कैन यू से दैट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वेरियस टूल्स क्या है जो इंडिया को फेडरेशन बनाते हैं, तो आप बोलना, मैं बताता हूँ। नंबर 1, 2 गवर्नमेंट, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे। पावर डिवाइडेड, कैसे पावर डिवाइडेड? 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि कल को सेंटर ये नहीं बोल सकता पावर डिवाइड करने से क्या होता है, मैं तो तुम्हें बांट ही नहीं रहा। स्टेट गवर्नमेंट ये बोलेंगे ज़्यादा मत उछल, ये पावर तूने डिवाइड नहीं कर रही है, हमारे बाप ने डिवाइड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई सुप्रीम नहीं है, ना सेंटर ना स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अच्छा, मुझे एक बात बताना मयूर, आप इसका आंसर करना, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि हाई कोर्ट बड़ा है? जिससे पूछ रहा हूं सिर्फ वो आंसर करेगा, अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है, बताओ।
सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से सब लोग सुनते जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। और प्रतिष्ठा आप बताओ, यूपीएससी बड़ा है या फिर स्टेट पीएससी बड़ा है? यूपीएससी बड़ा है। बिस्मे, लोकसभा बड़ा है या फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा बड़ी है? लोकसभा बड़ा है, ठीक है। एक सेकंड। उसके बाद मुझे ये बताओ कि ये बताओ, हाँ अमित ये बताना, प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, इसको एक मिनट रुकना, ऐसे सब लोग बताते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट चलो ठीक है, अच्छी बात है, पता लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर बड़ा है या फिर एक आईपीएस ऑफिसर बड़ा है? प्राइम मिनिस्टर। आप सबके आंसर गलत है, ठीक है। हाँ अब अश्वरीत तुम जानते हो। अच्छा अश्वरीत, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन इसका सोर्स कौन है? यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली आपको ये बोलना चाहिए, सब लोग सुनो ध्यान से, यूपीएससी और स्टेट पीएससी में कौन बड़ा? ये अमित ने बोला यूपीएससी। नहीं जी, अपनी अपनी पोजीशन पे दोनों बड़े हैं भैया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपना काम क्या अच्छे से नहीं कर रहा? सुप्रीम कोर्ट वाली पावर मिली होती तो वो भी कर रहा होता। हमेशा पॉलिटी में बोलना, बोथ आर सुप्रीम इन देयर इंडिविजुअल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलोगे? बोथ आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ज्यूरिसडिक्शन। अपनी अपनी पावर में दोनों सुप्रीम है। लोकसभा और मध्य प्रदेश की विधानसभा अपने अपने में सुप्रीम है भैया। मध्य प्रदेश का विधानसभा का लोकसभा से कुछ नहीं लेना देना, लोकसभा का मध्य प्रदेश की विधानसभा से कुछ नहीं लेना देना। पीएम और आईपीएस भैया अपने अपने पोजीशन पे सुप्रीम है। आईपीएस को पीएम वाली पावर मिल जाए तो वो भी पीएम है भैया। प्राइम मिनिस्टर को अशोक की टोपी, अशोक की लाट नहीं मिलती है जो आईपीएस को मिलती है। आईपीएस को लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर नहीं है, लेकिन अपने अपने एरियाज में जो पावर दी गई उसमें तो बेस्ट है ना। तो इसलिए कभी भी ये बोलना कि अगर कभी क्वेश्चन, ये तो मैंने बहुत क्लोज दिया था कि अगर कल को अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सुप्रीम है या फिर क्लर्क एक चपरासी ज़्यादा सुप्रीम है या पीएम ज़्यादा सुप्रीम है, तो बोलना कोई सुप्रीम नहीं है जी। अपने अपने इंडिविजुअल जुरिसडिक्शन के अंदर बोथ आर सुप्रीम, ऑल आर सुप्रीम। तो हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर बड़े सारे यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा मैंने ऊपर वाले सारी चीज़ें बता दी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये है बाइकैमरिज्म, ये भी बता दिया, ठीक है। और ये भी आपको मैंने फंडा बता दी कि कौन सुप्रीम होता है कौन नहीं होता, आपको ये बोलना अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे सुप्रीम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़े सारे यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स अवेलेबल हैं। जैसे ऊपर वाले फेडरेशन के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप वो सारे मार्क कर देना प्रीलिम्स के अंदर। यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स कौन कौन से होते हैं कि मतलब वैसे तो फेडरेशन है, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बट ड्यूरिंग सर्टेन सर्कमस्टांसेस पावर इज लायबल टू बी शिफ्ट या टिल्ट इन फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूँ, ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम्स या फिर एक्चुअल इमरजेंसी के टाइम पर फॉर एग्जाम्पल पावर डिवीजन ना होकर शिफ्ट हो जाती है, टिल्ट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि लिस्ट सिस्टम खत्म होकर सिर्फ सेंटर के पास पावर आ जाती है कि वो सारी लिस्ट सिस्टम पे खुद कानून बनाएगा और सेंटर के डिसीजंस बाध्य होते हैं, मान्य होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को मानने पड़ते हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें नॉन यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स, यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स कौन से हैं जिसमें सेंटर को ज़्यादा पावर मिलती है? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग है इमरजेंसी वगैरह के टाइम पर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन और उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, भैया नेशनल लेवल पर सिटीजनशिप हमारी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, आराम से मतलब वो सब चेंज वगैरह करा जा सकता है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनिशिएट करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, पार्लियामेंट इनिशिएट करता है। कभी आपने ये सुना है कि यूपी की विधानसभा आज संविधान को चेंज करने के लिए प्रस्ताव लेकर आई है? ऐसा कभी मान्य होगा? ऐसा कभी मान्य होगा? कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी किसके हाथ में लाया करती है? लोकसभा राज्यसभा के हाथ में। अब वो लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेवल पे है या यूनियन लेवल पे है? बताओ। यूनियन लेवल पे हुआ ना स्ट्रॉन्ग, वही चीज। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट एक कॉमन कोर्ट की तरह देखे जाते हैं। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि मेंस्ट्रुअल एज की विमेन शनि शिंगणापुर में, सबरीमाला में और हाजी अली की दरगाह में घुस सकती हैं, तो कल को मुझे एक बात बताओ, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट मना कर देगा क्या? तुम्हारे बोलने से क्या होता, मैं तो नहीं घुसने दे रहा। ऐसा होगा क्या कभी? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट कभी ये बोल सकता है जज ये वो करके, उनके बोलने से क्या होता है, हम तो अपनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं करने देंगे ऐसा कुछ भी? ऐसा होगा कभी क्या? नहीं ना। इसलिए इसको कहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट की निकली हुई आवाज ना बच्चों को किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। वो बाप है और बाप ही रहेगा। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब पूरे कोर्ट सिस्टम को हम लोग एक ही कोर्ट की तरह देखते हैं। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे भैया डाइवोर्स लेने अगर कोई असम का कपल गया हुआ है कोर्ट, और अगर कोई केरला का गया हुआ है और कोई दिल्ली हाई कोर्ट आ रखा है, या कोई सुप्रीम कोर्ट में जिसका केस कोई मतलब बहुत तगड़ी तरीके से चला गया, तो मुझे एक बात बताओ, असम की लेडी का डाइवोर्स, केरला का डाइवोर्स मर्द का, और दिल्ली का वाले का अलग, और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग कैसे चलेंगे डाइवोर्स के? कॉमन डाइवोर्स तो डाइवोर्स की तरह ट्रीट करा जाएगा ना, बताओ, है ना। अब पता है इसका फायदा क्या है? अगर इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं होता ना, पता है मुझे क्या लगता, कि हम लोग पता है कैसी बातें कर रहे होते फिर, यार एक काम करते हैं अंकिता, यार कोर्ट का यार ये वाला काम ना हम लोग यार दिल्ली विल्ली से नहीं करवाते हैं, मैंने सुना तमिलनाडु का कोर्ट यार ये वाला काम जल्दी कर देता है, वहाँ पर अच्छा प्रोसीजर है, तो हम लोग कल ट्रेन की बुकिंग करवाते हैं और तमिलनाडु चलते हैं कल की तरह। हम लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं फिर कि यार हमें ना यार थोड़े से यार रेंट एग्रीमेंट के पेपर बनाने हैं, तो अशप्रीत एक काम करते हैं यार, ये दिल्ली विल्ली से यार ना बनवाकर हम लोग ना यार या उधर चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर चलते हैं, वहाँ यार ये प्रॉपर्टी के पेपर काफ़ी अच्छे बनते हैं कोर्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी मतलब क्या है कि अब देखो ना, गवर्नर आपको पता ना बड़े बार इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगवा देता है, वो सेंटर का मसीहा माना जाता है अल्टीमेटली। जो काम पीएम नहीं कर सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, वो बोलते हैं गवर्नर तुम्हें किस लिए बिठाया मैंने स्टेट में? वो बोलते हैं सर आप जो बोलो, ये सरकार अब तक क्यों चल रही है अपोजिशन की, सर क्या करना है, कोई भी रीज़न दो, लगा दो इमरजेंसी, इनवाइट करो प्रेसिडेंट रूल, हम भेज रहे हैं यहाँ से प्रेसिडेंट रूल को। अगेन किसकी चल रही है? सेंटर की। ऑल इंडिया सर्विसेज यूनियन लेवल पे ही तो होती हैं। अच्छा ये मुझे पता ना, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 कौन सी होती हैं? IAS, IPS और नहीं IFOS होती है, IFOS होती है। ये चीज़ याद रखना, बहुत लोग बता नहीं पाते हैं। और जो IFS होती है ना, फॉरेन, जिसको आप कह रहे हो फॉरेन, हाँ ग्रुप ए की सर्विसेज होती है, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विस है वो ग्रुप ए की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें ना अगर एक चीज़ थोड़ा सा सुझवाऊँ ना, तो एक बात आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ये जानना, जो कि मैं तुम्हें पार्लियामेंट के अंदर कवर कर पाऊंगा, तुम बहुत अच्छे से अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकोगे। मैंने तो आज तक किसी के यूपीएससी वालों के मुंह से नहीं सुना कि अगर वो ऐसी बातें कर सके, लिख सकें। बैक ऑफ द माइंड उन्होंने कभी सुना होता है, लेकिन डिस्कस नहीं करते वो लोग कभी से। देखो मुझे एक बात बताओ, आज मैं तुम्हारा दिमाग खोलता हूँ चीज़ से, ठीक है। एक बंदा है मयूर, ये कह रहा है कि मेरे फादर ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील है। मयूर पढ़े लिखे होंगे, इसका मतलब कोई एग्जाम निकाला होगा तभी वहां तक पहुंचे ना, या अप्रोच से पहुंच गए, प्रोसीजर होगा। बिस में अगर कल को IPS ऑफिसर है, वो कभी भी अगर ये ओपन सेशन में बोल रहा है, दोस्तों मैं पढ़ता नहीं था, मैंने आज तक किताब नहीं उठाई, मैं बन गया पता नहीं कैसे, कितना यकीन कर लेंगे हम लोग इसकी बात पे? नहीं करेंगे ना बिल्कुल भी, पढ़ के ही गया होगा ना। दूसरा अगर ऐसा मान लो लोकसभा के अंदर जैसे लोग काम करते हैं, मैंने तुम्हें बताया एग्जाम होता है लोकसभा प्रोटोकॉल और राज्यसभा प्रोटोकॉल, अप्रोच से बन सकते हैं कि मेरे पास मोदी जी की जान पहचान थी तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे लोकसभा प्रोटोकॉल बनवा दिया। तुम होम मिनिस्टर के बेटी हो अंकिता, IAS बन जाओगे अप्रोच से? नहीं ना। लेकिन अब दिमाग खोलने वाली बात ध्यान से सुनना यार, देश में इसका मतलब यहां देखना, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम होते हैं हर एक वर्ल्ड में, हर एक वर्ल्ड कह रहा हूं, हर एक कंट्री में,
जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, कभी सोच के देखना यूपीएससी में बहुत काम आएगा ये। लेजिस्लेचर के एग्जाम क्यों नहीं होते किसी भी कंट्री में, किसी भी मतलब पूरी इस पृथ्वी के ऊपर? जो जनता के मेन प्रतिनिधि है, मतलब वो या अच्छा एक मिनट। मयूर मेडिकल फील्ड से है और आप भी बहुत सारे मतलब स्टेट से हो वो करके। यार मुझे एक बात बता ना, आप लोगों ने एक चीज़ तो सुनी होगी ना, झोला छाप डॉक्टर। बहुत सारे लोग मयूर ऐसे नहीं पकड़े जाते जिनके पास एमबीबीएस डिग्री नहीं रहती, जिनको क्वैक्स कहते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। चलो मान लिया उन्होंने फ्रॉड कर लिया, लेकिन मयूर उनका हाथ कभी कभार किसी का, आप ये तो जानते हो ना, डॉक्टर से भी ज़्यादा सटीक चलता है। वो बहुत अच्छा ऑपरेशन, इलाज, डिलीवरी वगैरह करवा सकते हैं एक लेडी की। हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पापा इंजेक्शन कभी इमरजेंसी में लगाना होता तो मेरे पापा आराम से नस में इंजेक्शन लगा देते हैं। क्या कुछ जानते हैं बायो से रिलेटेड? बिल्कुल नहीं। साइंस की फील्ड से हमारे खानदान का कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है। हमारे खानदान में सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ वाले भर रखे हैं। तो बताओ, लेकिन मेरा सवाल ये, इसको कनेक्ट करके ये बताओ, लेजिस्लेचर जो एमपी, एमएलए, विधायक या जो भी जनता के प्रतिनिधि, जो पार्षद, इन सब के लिए जो खड़े हो रहे हैं, ये क्या है? मतलब ये बिना एग्ज़ाम, चलो इंडिया की बात मान ली, साउथ एशिया की बात मान ली, एशिया की बात मान ली, पूरे वर्ल्ड में लेजिस्लेचर के एग्ज़ाम्स ही देखने को नहीं मिलते हैं। हरियाणा ने कुछ टाइम पहले एक पहल करी थी कि याद है, 8वीं क्लास तक जो नहीं पढ़ रखा होगा, जिसके पास मिनिमम 8वीं क्लास की क्वालिफिकेशन नहीं होगी, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर मैं तुम्हें कल को बोलूँ, इस चीज़ के ऊपर विचार करके मुझे बताना थोड़े दिनों में, महीनों में, अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि क्या ऐसी ऑल इंडिया सर्विस कोई होनी चाहिए, यूपीएससी जैसी कमीशन, जो लेजिस्लेचर के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए? जैसे जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव के भी एग्जाम होते हैं। हम लोग जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी दे रहे हैं, हम लोग एग्जीक्यूटिव का पार्टी तो बनेंगे, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी होती है, जो कि लेजिस्लेचर्स, एमपीज, एमएलएस की है, इनके लिए एग्जाम क्यों नहीं होता भाई? अच्छा एक बात बताना, जजेस हैं, तुम कहोगे उनके लिए पढ़ाई वो ज़रूरी होती है, तो क्या हो कि मैं अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रख के बैठता हूँ, मुझे यार तुम्हें पता है ना, ये जो कानून की प्रक्रिया होती है ना, ये उधर नहीं लड़ी जाती है किताबों में, ये रियल दुनिया में लड़ी जाती है। अब तुम कहो कि जो जजेस हैं उनको इंसाफ करने के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उनका पढ़ना मतलब मस्ट है। ठीक है भैया, तो कई बार ऐसे लोग क्यों होते हैं कि अनपढ़ लोग, कोई मिनिस्टर लोग ऐसे केसेस को घुमाते हैं कि वो पूरी पूरी ज़िंदगी अटका ही रह जाता है कोर्ट में। केसेस ऐसी ऐसी दलीलें पेश कर देते हैं। अब कई लोगों के पास इतना, आप कहोगे कि वकील उनके साथ होते हैं, वो होते हैं, लेकिन वो भैया उनका दिमाग इतना चल रहा है ना कि घुमाना कैसे कोर्ट को। एग्जीक्यूटिव हम लोग हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ने की क्या ज़रूरत है अगर मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छा बनवाना है? मैं तो ट्रांसजेंडर्स के वॉशरूम बनवाऊंगा, मैं स्पीच में बहुत अच्छा हुई, जनता को अट्रैक्ट करूंगा, मैं काम पूरे करूंगा। इस सरकार की अगर फंडिंग आती रही टाइम पे, घर घर जाके सबकी समस्या सुननी है, जितनी योजनाएं हैं सबको एनरोल करवाना है, बुजुर्गों को दिक्कत होनी नहीं देनी है। मैं अच्छा आईएएस नहीं हूँ क्या? बताओ, अगर इतना काम कर रहा हूँ तो बताओ मुझे। उसके लिए ये इकोनॉमिक्स, लक्ष्मीकांत और नितिन सिंघानिया और ये एनसीईआरटी पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? रियल वर्ल्ड में जाकर मैं चलो रट्टा मार भी गया, रैंक 1 भी बन गया, मैं वहाँ जाके फेक इनकाउंटर के चक्कर में पकड़ा गया या कुछ भी हो गया, करप्शन लेता हुआ पकड़ा गया, ये क्या बात हुई? मैं तो अपने काम से जाना चाहूँगा ना। तो ये क्या? तो फिर एक बार बताओ, फिर लेजिस्लेचर क्यों, इनके लिए क्यों एग्जाम नहीं? ये सोच के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये पक्का हम में से कोई ना कोई एक तो ये कहीं ना कहीं पक्का फंस सकता है, बीइंग अ पीएसआई और स्टूडेंट, तुमसे कहीं ना कोई क्वेश्चन। चलो आगे। मोर ओवर जो फेडरेशन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हाँ ये यहाँ पर कि फेडरेशन टर्म का कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ नहीं करा गया है। अच्छा, अब आपका टाइम आ गया एक चिट्ठा बनाने का पॉलिटी के अंदर। एक आप चिट्ठा बनाओगे और वो मुझे भी सौंप देना चिट्ठा जिस दिन वो कंप्लीट हो जाए। टर्म्स नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्लीज़ आपके, पक्का मैं कह रहा हूँ आपको, यूपी जैसे एग्जाम में तो कम से कम ये 6 नंबर बचा लेगा 3 क्वेश्चन के। एमपी में भी आप ऐसे ही मानो 6 से 8 नंबर बचा लेगा, और यूपीएससी में आपके 2 से 4 नंबर बचा लेगा। ये चिट्ठा पक्का बचा लेगा। ये कि आपको स्टेटमेंट आ जाती है
कि दिस इज मैंशनड इन आर्टिकल दिस, आप कहोगे यार नहीं यार पागल बनाने वाली बात कर रहे हैं, तो मेरे चिट्ठे के अंदर तो सारी टर्म्स मैंशन है, मैं तो उसको पढ़कर आया हूँ, वो 27 चीज़ों में से एक है, डेफिनेटली एक है, ये टर्म तो मेंशन है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो पागल बना रहा है। और फिर आपको इतनी खुशी होगी कि आप उस लाइन को काटोगे और आप राइट ऑप्शन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। ऐसे खेलता है आपकी साइकोलॉजी के साथ। आप एक चीज़ इमेजिन कर लो, आपके पास 365 दिन है पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए। उनकी साइकोलॉजी पता है ज़्यादा रिलैक्स कैसे रहती है आपसे, वो कैसे फंसा देते हैं आपको। 100 क्वेश्चन बनाने उनको 365 दिन के अंदर क्वेश्चन बनाने हैं, आपको कंटेंट रन करना है उन 100 क्वेश्चंस के जितना कंटेंट है उतना रन करना है 365 दिन के अंदर। उनको सिर्फ 100 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, पिज़्ज़ा खाते हुए, बर्गर खाते हुए, टेबल पे पैर रखते हुए। ये आपको लेकिन मेहनत करनी है, तो उनको अगर आउटबीट करना है तो आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप आज पहला चिट्ठे में पहला वर्ड ऐड करोगे, फेडरेशन वर्ड कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ नहीं करा गया। आर्टिकल 1 ये बोलता है, इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। याद ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रीलिम्स के अंदर बन सकता है कि आर्टिकल 1 इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोलता है। वो अब जल्दबाजी में आप देखोगे नहीं कि यहाँ पर वो वर्ड चेंज कर देगा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, आप कहोगे हाँ होगा, ऐसे ही कुछ भी सुना तो है मैंने, सही तो बोल रहे। नहीं नहीं नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और प्रतिष्ठा आपने देखा होगा ना, MPPSC में इस बार ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना, कि ये चीज़ कैसे बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये चीज़ कैसे बोली गई है। 4 ऑप्शंस थे। वही चीज़ है, 2 चीज़ें अप्लाई करता है। 1, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। सबसे पहले तो जो इंडिया के अंदर फेडरेशन समझ गए ना, मतलब सेंटर और जो स्टेट्स हैं ये ऐसे नहीं बनी है कि हर एक स्टेट, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, कर्नाटका, केरला, असम, नागालैंड, ये सारे आए हो और ये बोल रहे हो कि हाँ जी हम आपके साथ एक एग्रीमेंट समझौता कर साइन करने को तैयार हैं जिससे हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। नहीं जी, कोई एग्रीमेंट के भरोसे नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि अगर एग्रीमेंट के भरोसे आया होता तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वो बनता भी उतनी आसानी से और टूटता भी उतनी आसानी से, तो वो छोड़कर भी चले जाते। इसलिए हमने, जब ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी ना, जब ये अलग होना चाहते थे हमसे राज्य, पंजाब खालिस्तान बनाना चाहता था, नॉर्थ ईस्ट के राज्य अलग होना चाहते थे, तमिलनाडु द्रविड़ा नाडु बनाना चाहता था, तो हमने इसलिए इनको अलाउ नहीं करा। हमने कहा किस बेस पे भाई, किस बेस पे कंट्री बना दे तुम्हें, बेफालतू के अंदर बैठे रहो, कर लो सुसाइड, लगा दो अपने आप को आग, बुलाओ अभी मिलिट्री। ये अलाउड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कैसे कर लोगे। उनको समझाया गया बेटा अमेरिका के अंदर नहीं बैठे हुए हो, इंडिया के अंदर बैठे हो, आर्टिकल 1 पढ़कर आ जाओ, गवारो। इंडियन फेडरेशन स्टेट्स के एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, यानी कि इंडिया के अंदर जितने तुम लोग यहाँ पर हो ना, किसी एग्रीमेंट के भरोसे नहीं आया कि तुम्हारे बाप दादा ने साइन करे थे वो एग्रीमेंट, जी हमें तो नहीं रहना और जब तक रहना था तब तक रह लिया। बेटा ये ऐसा रिलेशनशिप है, एंट्री है इसके अंदर, एग्जिट नहीं है। इंडिया ने बोला हम ओवर पोजेसिव बॉयफ्रेंड है तेरे, एंट्री तो मिल गई इस रिलेशनशिप में, छोड़कर जाने की बात ना करियो, रुद्र रूप देख लेगी मेरा। ये चीज़ है। 2, ये और क्या अप्लाई करता है, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। बात वही है, इसलिए मैंने आपको पंजाब की कहानी बता दी। डोंट वरी, थोड़ी देरों में बस आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस तैयार और उसके बाद आप रॉकेट बन जाओगे। हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़े सारे लोगों के द्वारा डिस्क्राइब करा गया है कि वो अपनी फॉर्म में तो फेडरल है, दिखता तो फेडरल है, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर यूनिटरी है। यानी कि दिखाता ऐसा है कि वो अर्धनारेश्वर है, शिवजी और पार्वती के मिलन है उनका शरीर, दिखाता ऐसा है, लेकिन अल्टीमेटली पावर है कि भगवान तो एक ही है ना, बात वही है। और केसी वेरे एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इन्होंने बोला दिस इज क्वासी फेडरल, यानी कि क्वासी आप जानते हैं, जैसे मैंने कम बताई थी आपको थोड़े दिनों पहले, क्वासी जुडिशियल, ना पूरी तरीके से जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनको क्वासी जुडिशियल कहते हैं, जैसे हम लोग, ना पूरी तरीके से वो पावर ना वो पावर, है ना। तो यहाँ पर क्वासी फेडरल मतलब पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, हाफ फेडरल है। फिर मॉरिस जोन्स ने कहा दिस इज द बार्गेनिंग फेडरलिज्म, यानी कि आपने उनको फेडरलिज्म तो दे दिया लेकिन एहसान करा है उनके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर, कि बच्चों ये फेडरल जो है ना, जो पावर डिवाइड है, स्टेट लिस्ट है, इसको लॉलीपॉप देने के लिए तो आपको ये ठीक है, लेकिन इसको ऐसा मत समझना कि ये आप फॉर ग्रांटेड ले सको।
बिकॉज जब भी इमरजेंसी या कुछ लगेगी हमारे पास पावर आए। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। और ये वाली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसने कहा है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बीच में। और आइवर जेनिंग्स ने इसको कहा दिस इज़ अ फेडरेशन, ऐसा फेडरेशन है जहाँ पर दिखती है पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, लेकिन इसकी झुकावट जो है ना वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सेंटर की तरफ ज़्यादा झुकाव, यानी कि पावर, ये वाला जो वर्ड है ये आपको ये कह रहा है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। लेकिन आइवर जेनिंग्स का कहना है सेंटर स्टेट्स के बीच में तो है, लेकिन ज़्यादातर सेंटर के पास। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।